हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी इनसेन। दिस इज मी सी ऋषभ आनंद एंड आज हम वीडियो लेकर आए हैं हेज फंड्स अकाउंटिंग के बारे में। हेज फंड अकाउंटिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो पहले भी आ चुकी है हमारी प्राइवेट इक्विटी से रिलेटेड, जो कि मेरे फ्रेंड अनुज कटारिया ने यूट्यूब पर अपलोड करी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो हम बताते हैं कि हेज फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसमें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेज फंड्स होते क्या है। हेज फंड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे ही हमारे हेज फंड्स होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और हेज फंड में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली उनका डीलिंग जो होता है वो इक्विटीज में ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेज फंड्स की, तो हेज फंड्स का स्कोप काफी वाइड हो जाता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं आपके इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और हेज फंड जो है आपके केवल इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो इक्विटी के साथ साथ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट सेल डेरिवेटिव्स, ये सब आता है हेज फंड्स के अंदर। तो हेज फंड्स का स्कोप जो है बहुत वाइड हो जाता है। और ये किसके लिए बना है, ये कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टेड यूजिंग एडवांस स्ट्रेटजीज टू अर्न हायर रिटर्न। तो इसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो काफ़ी एडवांस होती हैं, काफ़ी माइंडफुल पीपल ने स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं कि हम डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत बहुत एडवांस लेवल पे होती हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि दे आर यूजली मैनेज बाय द एक्सपर्ट फंड मैनेजर। तो एक्सपर्ट फंड मैनेजर कौन होता है वो मैं आपके आगे बताऊंगा, जो कि डिसीजन लेता है हर एक फंड की वैल्यू पर, फंड की इन्वेस्टमेंट्स पर, और चार्ज करता है फीस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मीनिंग अगर फंड ज़्यादा कमाएगा तो हेज फंड्स जो है, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फंड मैनेजर, उनको ज़्यादा फीस मिलेगी। तो उनका भी मेन पर्पस यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाए। सबसे पहले बात करेंगे हम कि एच वन स्टार्ट कैसे होता है। मैंने आपको एच फंड्स के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे एच वन स्टार्ट कैसे होता है। तो इसमें तीन पार्टीज मिलती हैं। एक होता है जीपी, एक होता है एलपी, और एक होता है फंड एडमिनिस्ट्रेटर। फंड एडमिनिस्ट्रेटर की रोल बाद में आता है, लेकिन जो जीपी होता है वो एक फंड मैनेजर होता है, जिसको हम जनरल पार्टनर भी बोलते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। बेसिकली ये ब्रेन होता है फंड का, जो फंड को चला रहा है। ठीक है, इसके पास ब्रेन होता है। जो एलपी होता है ना, वो होता है जिसके पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता और उसको इन्वेस्ट करना होता है। तो वो किसके पास जाता है, एलपी जाता है जीपी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जीपी बनता है फंड मैनेजर, सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जीपी लेता है। उसको केवल स्मॉल कंट्रीब्यूशन करता है अपना, 1 और 2%, और मैनेजमेंट फी और परफॉर्मेंस फी चार्ज करता है ऑन द फंड। तो उसकी मेन इनकम जीपी की होती है परफॉर्मेंस फी या फिर मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट फी मिनिमम 2% होती है जनरली, और परफॉर्मेंस फी अप टू 20% होती है, वो हम आगे देखेंगे। और इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बात करें एलपी की, एलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब एलपी हमें कमिटमेंट देता है जीपी को कि मैं 1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा या 1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। तो एलपी की जो लाइबिलिटी होती है वो 1 बिलियन तक की होती है, 1 मिलियन तक होती है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि अपनी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि वो वहाँ जीपी 1 और 2% दे रहा है, तो ये लोग 99 और 98% के आसपास देते हैं फंड के अंदर। तो ये फॉर्म कैसे होता है, अब हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि हेज फंड फॉर्म कैसे हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे हेज फंड फॉर्म कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आइडिया एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। कहाँ इन्वेस्ट करना है, जीपी को आइडिया आया। अब वो क्या करेगा, इन्वेस्टर को लेके आएगा। इन्वेस्टर को लाने के लिए उसे क्या बनानी पड़ेगी, एक लीगल स्ट्रक्चर, जिससे वो इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड कर सके। तो लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एलएलसी के नाम से बनता है। ठीक है, फंड एंटिटी फॉर्म हो जाती है, उसके बाद इन्वेस्टर आ जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर को लाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं फंड की। प्राइम ब्रोकर, कस्टोडियन, ये सब आएंगे। बैंक अकाउंट ओपन होगा, ऑडिटर, लीगल काउंसिल और कंप्लाइंस ऑफिसर आएंगे। तो बेसिकली पहले फंड स्टार्ट होने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उसके बाद लीगल स्ट्रक्चर सेटअप होगा। लीगल स्ट्रक्चर सेटअप होने के बाद ये लोग आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि अकाउंटिंग करेगा, प्राइम ब्रोकर जो ट्रेड सेटल कराएगा, कस्टोडियन जो कि एसेट होल्ड करेगा, ऑडिटर, लीगल काउंसिल और कंप्लाइंस ऑफिसर। उसके बाद अब कमिटमेंट दी थी एलपी ने तो निभानी तो पड़ेगी। अगर उसने 1 बिलियन 1 मिलियन कमिट किया है तो कैपिटल तो देनी पड़ेगी उसे। तो उससे मंगवाई जाती है कैपिटल, सब्सक्रिप्शन मंगाया जाता है, सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बाद एग्रीमेंट्स बनते हैं।
फिर आती है सीड कैपिटल की बारी। सीड कैपिटल क्या होता है? जीपी जो है अपना इन्वेस्ट करता है। कैपिटल रेजिंग की बात चल रही थी हमारी, जो जीपी पिच करेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, एचएनआईज को, एलपी कमिट करेगा कैपिटल। एलपी कौन होगा? जो जिसके पास पैसे हैं वो, और सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात आती है सीड कैपिटल की। सीड कैपिटल मतलब जीपी जब अपना 1-2% इन्वेस्ट करता है उसको सीड कैपिटल कहते हैं। उसके बाद फंड लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, लॉन्च होते ही, फंड का लॉन्च होने का मतलब है फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टर वर इनिशियल कैपिटल, इन्वेस्टर वायर इनिशियल कैपिटल मतलब इन्वेस्टर अपनी पहली कैपिटल देगा, इनिशियल कैपिटल देगा और जीपी स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना। उसके बाद ये ऑनगोइंग ऑपरेशन चलते रहते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, वीकली नैव्स चलते रहेंगे, रिपोर्ट टू एलपी बनती रहेगी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट चलती रहेगी, कंप्लाइंस फाइलिंग, क्या क्या कंप्लाइंस है एज पर द कंट्री वो होता रहेगा। रिडेम्पशन अगर ओपन एंडेड है तो रिडेम्पशन भी होता रहेगा। और ऑन गोइंग कैपिटल रेजिंग ऑन द वीकली बेसिस, ऑन द मंथली बेसिस, और एज पर द स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, कैपिटल रेज होती रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपने हेज फंड्स भी देखा और प्राइवेट इक्विटी भी देखा, तो इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली हेज फंड्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक मार्केट में। पब्लिक मार्केट में मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, करेंसी, जिनका डेटा अवेलेबल इजीली होता है और वो ट्रेड करने के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी केवल प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो पब्लिक कंपनी को टेक ओवर करते हैं ताकि उसको प्राइवेट बना सके। ठीक है, इनका होल्डिंग पीरियड, हेज फंड्स की बात कर रहा हूँ, इनका होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। प्राइवेट इक्विटी में लॉन्ग टर्म रहता है, 8 to 10 years, 7 to 10 years, एज पर द स्ट्रेटजी दे आर फॉलोइंग। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करेंगे तो रिलेटिवली लिक्विड जो होता है वो हेज फंड होता है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में जानते हैं, अगर आपको रिडीम करना है तो आप एक दिन में रिडीम कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी में इतना आसान नहीं होता रिडेम्पशन के लिए। प्राइवेट इक्विटी में जो पैसा होता है वो आपका ब्लॉक रहता है 7 to 10 years। सोर्स ऑफ रिटर्न, बेसिकली हेज फंड्स कैसे कमाएंगे? मार्केट मूवमेंट से। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी से। मेन जो होता है उनका इनका मार्केट मूवमेंट्स ही होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, एज पर द स्ट्रेटजी, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, उन्होंने लॉन्ग ले रखा है, तो वो प्रॉफिट में रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। रिस्क प्रोफाइल की बात करें, बहुत हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म रिस्क, रिस्क जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। स्ट्रक्चर, ऑफिस स्ट्रक्चर एज ओपन एंडेड, ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि हेज फंड होते क्या है। अगर आपने ये बता दिया कि हेज फंड ओपन एंडेड फंड होते हैं तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, और अगर प्राइवेट इक्विटी में आपसे पूछा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको बोलना है क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, ओपन एंडेड बेसिकली कोई भी आ जा सकता है, क्लोज एंडेड मतलब वो क्लोज रहेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कोई नया नहीं आ सकता। बात करते हैं फंड स्ट्रक्चर के बारे में। फंड स्ट्रक्चर क्या होता है? फंड स्ट्रक्चर रेफर करता है एक लीगल और ऑपरेशनल सेटअप जो कि इन्वेस्टमेंट फंड का हुआ है। लीगल और ऑपरेशनल सेटअप डिफाइनिंग हाउ द फंड इज ऑर्गेनाइज। फंड कैसे ऑर्गेनाइज रहेगा, कौन कौन पार्टिसिपेंट रहेंगे, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होंगी, कैसे कैसे इनकम होंगी, कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होगी सबके अंदर। It is especially important in private equity, hedge fund, venture capital, mutual fund, where fund structure impacts taxation, reporting and investor management. तो फंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फंड के लिए। की कंपोनेंट ऑफ फंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फंड एंटिटी, यूजुअली एलपी और एलएलसी। जब जीपी और एलपी साथ में आए थे तो एलपी या एलएलसी बन के काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक जनरली जो होता है वो टैक्स एफिशिएंट जुरिडिक्शन बनाया जाता है, जैसे कि केमन आइलैंड, डेलावेयर, मॉरिशस, आपने नाम सुने होंगे इन सब के। तो फंड पूल कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एसेट। जीपी क्या करता है? ये मैनेजेस करता है फंड को। एलपी क्या करता है? एलपी वो होते हैं इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एडवाइजर, समटाइम्स सेपरेट फ्रॉम जीपी। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है यही जीपी होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है फंड बनाते हुए। लेकिन वही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला पॉइंट है कि अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है दोनों सेम नजर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बैक ऑफिस सर्विस, नैव कैलकुलेशन, इन्वेस्टर रिपोर्टिंग, रिकंसिलेशन, जितना भी आपका अकाउंटिंग, रिकंसिलेशन, इन्वेस्टर रिपोर्टिंग होती है, कैपिटल कॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटर हमारा जो मेन काम करता है वो होता है नैव कैलकुलेशन का। जितनी भी नैव्स कैलकुलेट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर कैलकुलेट करता है।
दूसरा रिकंसिलेशन, जितने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं उनको रिकंसाइल करना विद द ब्रोकर विद द कस्टोडियन, काम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। इन्वेस्टर रिपोर्टिंग, जितनी भी रिपोर्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर रिलीज करता है टू द इन्वेस्टर, और कैपिटल कॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान भी एडमिनिस्ट्रेटर रखता है। जितने भी फंड के एसेट होते हैं वो होल्ड कौन करता है? कस्टोडियन। ऑडिटर क्या करता है? आप सबको पता है। चल की बात करेंगे तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंगल टीयर, वन फंड एंटिटी विद ऑल इन्वेस्टर इन सेम पूल। ठीक है, एक ही फंड एंटिटी रहेगी, उसी के अंदर ही सारे इन्वेस्टर रहेंगे। मास्टर फीडर होता है, जिससे कि फीडर जो होता है वो मास्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है और मास्टर जो है आगे इन्वेस्ट करता है। तो फीडर जो है फंड कलेक्ट करता है कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर ग्रुप, एंड फीडर इन्वेस्ट इनटू मास्टर फंड विद डज ऑल द इन्वेस्टिंग। जितनी भी इन्वेस्टिंग करते हैं वो मास्टर के थ्रू करते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये पॉइंट है एफिशिएंट फॉर टैक्स एंड रेगुलेटरी पर्पस। अगर आपको टैक्स सेविंग या रेगुलेटरी पर्पस के लिए ये मेनली किया जाता है। किसी और कंट्री से तो डाइवर्स इन्वेस्टर लाना चाहते हैं आप इनटू कॉमन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी व्हाइल होल्डिंग टैक्स एंड रेगुलेटरी डिफरेंस सेपरेटली। ये भी इसलिए भी किया जाता है। सीरीज स्ट्रक्चर, मल्टी क्लास, डिफरेंट क्लासेस और सीरीज ऑफ इन्वेस्टर, क्लास ए, क्लास बी, जीपी क्लास, कैरी क्लास, ईच में हैव डिफरेंट राइट्स, डिफरेंट फी स्ट्रक्चर और सेपरेट कैपिटल अकाउंट। तो सीरीज स्ट्रक्चर मल्टी क्लास में क्या होता है? जैसे कि अगर एक एलपी को एलपी के लिए फीस फिक्स हुई है 1% और अदर के लिए हुई है 4%, तो ये क्या होता है? क्लास डिफरेंट हो जाती है, तो क्लास ए, क्लास बी ऐसे सेपरेट कर दिया जाता है। सीरीज स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। डिफरेंट राइट्स, वोटिंग राइट और रिडेम्पशन राइट, ऐसे अगर कोई राइट्स मिलते हैं अगर स्पेसिफिकली, तो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, तो उसको सीरीज स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर सीरीज में बढ़ जाते हैं एज पर देयर बेनिफिट्स तो उनको सीरीज स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे भी क्या होता है बेसिकली, अगर किसी और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको एक साइड व्हीकल बनाना है, जैसे कि हमारा पूरा फंड स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, और एक हमें उसी फंड स्ट्रक्चर में से डिवाइड करना है और उसको एक नया व्हीकल बनाना है, साइड व्हीकल बनाना है, और उसके अंदर हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल वही होता है। प्राइवेट इक्विटी का फंड स्ट्रक्चर आपको प्राइवेट इक्विटी की वीडियो में दिख जाएगा, इसको काट देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मास्टर फीडर स्ट्रक्चर क्या होता है। मास्टर फीडर स्ट्रक्चर इज अ कॉमन सेटअप यूज्ड इन हेज फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स टू पूल कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। एग्जांपल यूएस टैक्सेबल, यूएस टैक्स एग्जम्प्ट एंड नॉन यूएस इन्वेस्टर into a single master fund that does all the investing। तो अगर हमें मल्टीपल इन्वेस्टर लाने हैं एक ही फंड के अंदर, तो ये मास्टर फीडर काम में आता है। स्ट्रक्चर ओवरव्यू देखेंगे। यूएस फीडर, ऑफशोर फीडर, ऑफशोर मतलब यूएस के बाहर के, यूएस फीडर और ऑफशोर फीडर ने इन्वेस्ट किया मास्टर फंड के अंदर। ये ये क्या होंगे? फीडर फंड्स। फीडर फंड ने मास्टर के अंदर इन्वेस्ट किया, मास्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया? मास्टर फीडर स्ट्रक्चर। तो ये करते क्यों है? बेनिफिट्स क्या है? एक तो टैक्स एफिशिएंसी। यूएस टैक्सेबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू यूएस फीडर, तो उनको एडवर्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाहर के लोगों का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नॉन यूएस यूएस एग्जाम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे ऑफशोर फीडर, तो ऑफशोर फीडर है मतलब लाइक केमन आइलैंड टू अवॉइड यूएस टैक्स फाइलिंग, तो उनके लिए केमन आइलैंड में एक सेटअप किया जाएगा ताकि उनको टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़े, नॉन यूएस वो जो है इन्वेस्टर। Operational efficiency. Investment operations are centralized in the master fund, avoiding duplication across multiple feeder। तो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फीडर्स आ रहे हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मास्टर के थ्रू कर रहे हैं ताकि जो है डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए मल्टीपल फीडर में अकाउंटिंग सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब किया जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, शेयर्ड पोर्टफोलियो एंड रिसोर्सेज अक्रॉस फीडर रिड्यूस ट्रेडिंग कॉस्ट, कस्टडी एंड एडमिन फी जो मैं बात कर रहा था, और ऑडिट एंड लीगल फी। मतलब इस क्या क्या आती है इसके अंदर बात करेंगे। यूएस फीडर, ऑफशोर फीडर, मास्टर फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, मास्टर फंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएस फीडर जो यूएस टैक्सेबल इन्वेस्टर है, और ऑफशोर फीडर जो कि हमारे कैपिटल नॉन यूएस के लिए और टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो फंड एडमिन करेगा, नैव कैलकुलेशन, रिकंसिलिएशन और रिपोर्टिंग पर ध्यान देगा। ऑडिटर कंप्लाइंस के लिए क्लिक आप पढ़ लेना। सिंगल टीयर मैंने आपको बता दिया, डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेना। सीरीज स्ट्रक्चर भी, पैरेलल फंड स्ट्रक्चर बहुत आसान है। टू और मोर फंड्स इन्वेस्टिंग साइड बाय साइड इन द सेम एसेट। अगर मान लो ए और बी फंड है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही में, सी में, ठीक है, तो ये क्या हुआ? टू पैरेलल फंड स्ट्रक्चर, टू पैरेलल फंड स्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग इन द सेम एसेट और स्ट्रक्चर सेपरेटली टू सूट डिफरेंट इन्वेस्टर नीड। इन्वेस्टर नीड की वजह से उसको ए और बी में बांट दिया गया, लेकिन हम इन्वेस्ट एक ही कैटेगरी में कर रहे हैं, तो ये होता है पैरेलल फंड स्ट्रक्चर। स्पेशल पर्पस व्हीकल मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी को सेपरेट एसेट में करना है इन्वेस्ट उसी फंड के थ्रू, और सेपरेट व्हीकल बना के किया जाता है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी हेज फंड्स इन्वेस्ट इन।
आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इस पे कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो सबसे पहले आता है इक्विटीज, सबको पता है। फिक्स इनकम के लिए बॉन्ड और डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा लोन्स, यूएस में काफ़ी ट्रेड होता है। डेरिवेटिव्स, करेंसीज, कमोडिटीज, रियल एस्टेट्स एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बेसिकली ये बॉन्ड के थ्रू चलाए जाते हैं, सीएलओस, एसिड बैक सिक्योरिटी एंड एमपीएस। मतलब इनके ऊपर भी वही इंटरेस्ट इनकम वगैरह ही होता है और इनकी मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है। बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जीरो कूपन क्या होते हैं जो जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन वो बिलो पार इशू होते हैं और पार पे मैच्योर होते हैं, परपेचुअल जिनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कॉलेबल पोर्टेबल आप सबको पता होगा, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड जिनका इंटरेस्ट रेट एज पर इन्फ्लेशन रेट चलता है, या फिर प्रिंसिपल या कूपन बेस्ड एडजस्टेड प्रिंसिपल और कूपन बेस्ड अपॉन द इन्फ्लेशन। फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशूड इन करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द इशूर होम कंट्री। ओके, उसके बाद यील्ड कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले कूपन इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, कैपिटल गेन होगा, एक्रूड इंटरेस्ट। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट फी, परफॉर्मेंस फी, हर्डल रेट। तो मैनेजमेंट फी क्या होती है। मैनेजमेंट फी एक फिक्स्ड एनुअल चार्ज होता है जो कि चार्ज किया जाता है फंड मैनेजर द्वारा, जो ब्रेन है, ऑन द एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम, रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो एयूएम क्या होता है, जितना भी कैपिटल रेज किया है हमने वो हमारा सारा एयूएम बन जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है मैनेजमेंट फी के लिए, एयूएम इनटू मैनेजमेंट फी परसेंटेज, जो भी परसेंटेज तय हुई होगी बिटवीन जीपी एंड एलपी। मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करके दिखाया। परफॉर्मेंस फी क्या होता है, इंसेंटिव फीस। अब परफॉर्मेंस फी इंसेंटिव फीस भी कहते हैं। तो व्हाट इट इज, सो इट अ फी चार्ज ऑन प्रॉफिट अर्नड। अगर जीपी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो और एक सर्टेन बेंचमार्क जिसको हम हर्डल भी बोलते हैं, जैसे कि हमने 10% से ज़्यादा ज़्यादा हमने प्रॉफिट्स अर्न करे और मान लीजिए 10% हमारा हर्डल रेट था, तो इसके ऊपर जो भी जाएगा वो उसका शेयर जीपी को भी मिलेगा एज अ परफॉर्मेंस फी। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इनटू परफॉर्मेंस फी परसेंटेज। जैसे कि एयू में 100 मिलियन है, प्रॉफिट 10 मिलियन हो गया, परफॉर्मेंस फी 20 मिलियन था और ये हमारा 2 मिलियन आ गया। ये तभी चार्ज होता है फंड प्रॉफिट कमाता है। हर्डल रेट क्या होता है, बेंचमार्क होता है। ये तब लगाया जाता है जब परफॉर्मेंस फी आती है और इसके ऊपर ही परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा, उसके बाद मैं आपको सॉफ्ट और हार्ड बताऊंगा क्या होता है। सिनेरियो है 100 बिलियन आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, रिटर्न आपकी 12% हुई तो 12 मिलियन प्रॉफिट हो गया। मैनेजमेंट फी आपकी 2% है और परफॉर्मेंस फी 20% है, हर्डल रेट 8% है। जब आपका 100 इंटू 2%, 2 मिलियन आपकी पॉकेट में आएगा एज जीपी, एज मैनेजमेंट फी। उसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर परफॉर्मेंस फी कितना बचा, 10 मिलियन। अब हमारा 8% था हर्डल रेट, तो 8% इंटू 100 एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारा हुआ 8 मिलियन। 8 मिलियन हमारा हर्डल रेट हो गया। हमने कितना कमाया, नेट प्रॉफिट हमारा कितना बच रहा है, 10 मिलियन। हर्डल रेट अगर सॉफ्ट हुआ तो क्या होगा, 12% इज मोर देन 8%, हर्डल इज क्लियर्ड, मतलब हर्डल क्लियर हो गया। आपने कितना कमाया, 12, कमाना कितना था 8% परफॉर्मेंस फी के लिए, तो हर्डल क्लियर हो गया। आपको कितना मिलेगा परफॉर्मेंस फी में 20%, 10 मिलियन बचा हुआ। ठीक है, इस 10 मिलियन का 20% जीपी को मिल जाएगा और इन्वेस्टर को जाएगा, इन्वेस्टर को कितना जाएगा, 12 कमाया, 2 मैनेजमेंट फी, 2 परफॉर्मेंस फी, बचा कितना, 8, ये जाएगा हमारा इन्वेस्टर के पास। अब बात करते हैं हार्ड हर्डल की। हार्ड हर्डल बेसिकली एक्सेस रिटर्न देखेंगे हम। जैसे कि एक्सेस रिटर्न कितनी हुई, 12% फंड ने कमाया, 8% हर्डल रेट, 4% हमारा एक्सेस रिटर्न, 4% टू 100, 4 मिलियन हो गया। परफॉर्मेंस फी कितना हुआ, 4 मिलियन का 20%, 0.8 मिलियन। इसमें क्या हुआ, सॉफ्ट में आपका जितना मैनेजमेंट फी के बाद बच रहा था, अगर हर्डल क्लियर हुआ डायरेक्ट 20%। हार्ड हर्डल में क्या होता है, जितना डिफरेंस है, जितना एक्सेस रिटर्न है उसका 20%। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर के पास कितना जाएगा, 9.2, पहले कितना गया था 8 मिलियन, ज़्यादा जा रहा है। क्यों ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अब जीपी कम कमा रहा है। किस लिए, हार्ड हर्डल की वजह से।
अब बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू। आप सबको पता होगा नेट एसेट वैल्यू होता क्या है, लेकिन जनरली कैसे कैलकुलेट होता है इन फंड, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ईजी है। जस्ट लाइक टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, सिंपल फॉर्मूला। लाइक व्हाट इज नैव? नैव इज बेसिकली पर यूनिट वैल्यू ऑफ फंड एसेट। जितना भी फंड के एसेट की वैल्यू है उसकी पर यूनिट वैल्यू नैव होती है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट्स लायबिलिटी। इट टेल इन्वेस्टर व्हाट ईच यूनिट ऑफ शेयर ऑफ द फंड इज वर्थ एट अ पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था 10,000, उसको मिले थे 100 यूनिट्स, उसका नैव था 10 रुपीज। अगर वो आज उस 10,000 की वैल्यू 20,000 हो गई है, उसके यूनिट्स जो है सेम रहे, तो उसका नैव क्या हो जाएगा? 20 रुपीज। तो यही होता है आपका नैव। ये इन्वेस्टर को बताता है उसके शेयर की वैल्यू कितनी है। फुल नैव कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले ट्रेड कैप्चर होता है। एज फंड्स में ट्रेड्स होते हैं, सिक्योरिटीज आप बाय परचेज और सेल करते रहते हैं, तो उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिडेम्पशन को रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी कैपिटल एक्टिविटीज होती हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है इन द सिस्टम। उसके बाद एक रिकंसिलेशन प्रोसेस चलता है जिसमें कैश एंड पोजीशन रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम कैश बैलेंस विद द ब्रोकर मैच करते हैं, और जितनी भी सिक्योरिटीज पोजीशंस होती हैं, जितनी भी हमारी होल्डिंग है, वो हम मैच करते हैं विद द ब्रोकर। उसके बाद हमारा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी होता है। हम इसको मार्क टू मार्केट लेके आते हैं अगर वो लिस्टेड है। इलिक्विड जिनका प्राइस अवेलेबल नहीं है, एक्सटर्नल वैल्यूएशन से हम उसका प्राइस लेते हैं। डेरिवेटिव्स मार्क टू मार्केट रखते हैं प्राइसिंग फीड से। मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू पर। इनकम एंड एक्सपेंस एक्रूअल्स एक्रू करेंगे, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अब हमने इक्विटीज होल्ड कर रखी हैं, तो अगर हमारे पास मान लीजिए डिविडेंड आने वाला है तो हम उसको एक्रू करेंगे। इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट एक्रू करेंगे किसी बॉन्ड पर। मैनेजमेंट फी चार्ज होने वाली है, हमें पता है मैनेजमेंट फी चार्ज होने वाली है, हम उसको एक्रू करेंगे। परफॉर्मेंस फी अगर हमें लग रहा है कि हमें मिलने वाली है, उसको एक्रू करेंगे। ये सब काम कौन करता है? ये करता है काम एडमिन, और इसको हम फंड एडमिन भी कहते हैं। ठीक है। जितने भी फीस वगैरह सब एक्सपेंस वगैरह सब एक्रू करके अब ग्रॉस एसेट वैल्यू निकाली जाती है। ग्रॉस एसेट वैल्यू मतलब टोटल एसेट वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग द लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटी डिडक्ट नहीं करी है। उसके बाद लायबिलिटी डिडक्ट करने के बाद वो नेट एसेट वैल्यू बनती है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पर यूनिट वैल्यू आ जाती है। ठीक है। NAV is calculated by taking the total value of fund assets, subtracting its liability, and dividing the number of share. The process involves trade capture, daily reconciliation, valuation of securities, income expense accrual, finally computing the NAV per share. NAV is reviewed, approved, and reported to investor. After this all process, NAV calculate करने के बाद वो review and sign off हो जाता है client को और investor को, client approval के बाद। Corporate action आपके लिए question आएगा कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर। कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली आप सबको पता है, नाम थोड़ा सा नहीं सुना होगा तो एक बार पढ़ लीजिए। कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट इनिशिएटेड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी दैट ब्रिंग मेटेरियल चेंज टू इट्स सिक्योरिटी। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने स्प्लिट कर दिया, शेयर स्प्लिट कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिए, ये सारे जो है जितने भी है कॉर्पोरेट एक्शन का पार्ट बन जाते हैं। तो बहुत ईजी होता है समझने के लिए, आपको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी ने डिविडेंड दिया है कैश और स्टॉक में, तो आपका कॉर्पोरेट एक्शन बन जाता है। स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट मतलब 100 जो है वो 10 में बन गए, या 10 100 में बन गए। मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर किसी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन चल रहा है। स्पिन ऑफ, बोनस शेयर, ये सब जो है कॉर्पोरेट एक्शन का पार्ट बनते हैं। ये सारे मैंडेटरी में आते हैं, ये सारे शेयर होल्डर पे लगते हैं। नो एक्शन नीडेड फ्रॉम द इन्वेस्टर। वॉलंटरी क्या होता है? जैसे कि हमने आपको राइट इशू शेयर करें, राइट इशू में इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स जानना जरूरी होता है कि उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। टेंडर ऑफर आया, कंपनी बायबैक कर रही है शेयर, एक्सचेंज ऑफर आया। उसके अलावा मैंडेटरी विद चॉइस, मतलब इन्वेस्टर मस्ट पार्टिसिपेट बट कैन चूज अमंग ऑप्शन। अब डिविडेंड पे हो रहा है एज कैश और स्टॉक, अब इन्वेस्टर के ऊपर है, अगर वो उसको कैश में लेना तो वो कैश में ले लेगा, नहीं तो वो ऑप्शन में भी ले सकता है। फंड अकाउंटेंट को क्या काम करना होता है? इवेंट को एक्यूरेटली कैप्चर करेगा। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो अपने सिस्टम में स्टॉक स्प्लिट को रिकॉर्ड करेगा, अप्रोप्रिएट एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा। रिकंसाइल द कस्टोडियन ब्रोकर, ब्रोकर भी दिखा रहा होगा अगर 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो ब्रोकर ब्रोकर भी क्वांटिटी अपनी 10 पे ही दिखा रहा होगा, तो हम ब्रोकर से मैच करेंगे और उस चेंजेस को नैव की वर्किंग में और पीकेएफ में हम दिखा देंगे। ठीक है। पीकेएफ बेसिकली पार्टनर कैपिटल स्टेटमेंट, इन्वेस्टर स्टेटमेंट जो होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज, इसके ऊपर भी आपको पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिकली अक्रूवल और पेमेंट आप सबको आता होगा बीइंग अ सीए।
मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो आपको कुछ एंट्री अगर देखनी हो तो आप देख लीजिएगा मंथ एंड पे एक्रूवल्स कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यूज में कि एक्रूवल्स की एंट्रीज क्या होती हैं। तो अगर आप एक बार, हो सकता है आप पढ़ के बहुत कुछ चले जाएं तो आपकी माइंड में कई बार होता है ना कि बेसिक चीज़ क्लिक नहीं करती, आपसे एकदम एक्रूवल की एंट्री पूछ ली तो आपके दिमाग में थोड़ा सा वेट करके आपने आंसर दिया तो हो सकता है आपका थोड़ा इंप्रेशन गलत जाए। लेकिन अगर आप एकदम इसका आंसर देना चाहें तो एक बार पढ़ के जाओ, सही रहेगा। ठीक है, पेमेंट के लिए क्या देख लेना, यू मेड एन एक्रूवल बट, ठीक है, रिवर्सल की बात चल रही है। अगर आपको रिवर्सल करना है तो रिवर्सल की एंट्री से रखिए। सो विल टॉक अबाउट वाटरफॉल नाउ। वाटरफॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है प्राइवेट इक्विटी के अंदर, वेंचर कैपिटल के अंदर और हेज फंड्स के अंदर। वाटरफॉल इज बेसिकली एक ऐसा ऑर्डर जिसके जिसमें प्रॉफिट या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन एलपी एंड जीपी। वाटरफॉल इंश्योर करता है कि एलपी जो है वो रिकवर करेगा अपनी कैपिटल एंड रिटर्न। उसके बाद जीपी को परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन मिलेगा, कैरिड इंटरेस्ट, इंसेंटिव फी, परफॉर्मेंस फी, ओनली आफ्टर सर्टेन कंडीशन आर मेट, दैट इज हर्डल रेट इफ एप्लीकेबल। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वाटरफॉल के, टू अलाइन द इंटरेस्ट बिटवीन जीपी एंड एलपी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा। एलपी गेट देयर 100% ऑफ देयर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, टोटल प्रॉफिट फर्स्ट गो टू द एलपी इन्वेस्टर। ओके, उसके बाद प्रेफर्ड रिटर्न हर्डल रेट देखा जाएगा। एलपी रिसीव प्रेफर्ड रिटर्न 8%। जब 8% हर्डल रेट था तो मतलब 8% तक तो मिलना ही नहीं है ना जीपी को, तो जितना भी 8% तक है वो चला जाएगा इन्वेस्टर के पास। उसके बाद बात करेंगे हम जीपी कैचअप की। जीपी रिसीव करेगा अपने सारे प्रॉफिट्स जब तक वो कैचअप नहीं कर लेता 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, अगर उसका कैरी इंटरेस्ट 20% है तो। GP receive 100% or 80-20 split of additional profit until the ratio of 20% of total cumulative profit reaches. उसके बाद होगा carried interest split. After the catch up, remaining profit are split between GP and LP, typically 80% to LP and 20% to GP as carried interest. सबसे पहले हमारी रिटर्न ऑफ कैपिटल होगी, जैसे कि फर्स्ट 10 मिलियन अगर अपने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था 10 मिलियन, सबसे पहले 10 मिलियन इन्वेस्टर को वापस जाएगा। जो इसके इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इनपुट एलपी कैपिटल थी 10 मिलियन, टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ 5 मिलियन, टोटल कितना हुआ 15 मिलियन। अब 8% प्रिफर्ड रिटर्न है, 20% कैरिड इंटरेस्ट है, जीपी कैचअप है, 10 मिलियन एलपी को रिटर्न कर दो, बचा कितना 5 मिलियन। हर्डल रेट 8%, कितना हुआ 10 मिलियन का इन्वेस्टेड कैपिटल 8 लाख। एलपी गेट दिस नेक्स्ट, क्योंकि 8% तक एलपी के पास जाना है। रिमेनिंग कितना बचा, 15 माइनस 10 माइनस पॉइंट पे 8 बचा 4.2 मिलियन। 4.2 मिलियन का क्या होगा, अगर जीपी कैचअप है तो जीपी नाउ गेट्स ऑल प्रॉफिट अंटिल देयर 20% ऑफ कैरी इज अचीव। मतलब अगर जीपी कैचअप है तो जितना भी प्रॉफिट होगा अंटिल 20% कैरी उसको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट 5 मिलियन हुआ था, 20% कितना हुआ 1 मिलियन, तो जीपी को अर्निंग होगी 1 मिलियन। एलपी ऑलरेडी गॉट 0.8 मिलियन as you all know, so to give GP 1 million, catch up 1 million minus GP has not got anything yet, 1 million GP को मिल जाएगा, so next 1 million goes to GP। अब GP के पास कितना पहुंचा है 1 मिलियन, तो रिमेनिंग कितना बचा 4.2 माइनस 1 3.2, ये चला जाएगा कैसे स्प्लिट होके 3.2 3.2 नाउ स्प्लिट होगा बिटवीन एलपी एंड जीपी इन द रेशियो ऑफ 80:20। तो 3.2 का 80% 2.56 और 3.2 का 20% 0.064। कैचअप क्या होता है, कैचअप एक स्टेज होता है वाटरफॉल के अंदर जिसमें अगर एलपी को अपनी कैपिटल वापस मिल गई हो, प्रेफर्ड रिटर्न उसको वापस प्रेफर्ड रिटर्न उसको मिल चुकी है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो पूरा जीपी को दे दिया जाता है जब तक उसका 20% अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, पर्पस इज टू कैच द जीपी अप टू द एग्रीड शेयर ऑफ 20%। 20% एग्री हुआ था तो उस तक पहुंचाने के लिए ये कैचअप क्लॉज डाला जाता है। ये होता क्यों है, इट इंश्योर दैट जीपी अर्न इट कैरिड इंटरेस्ट ओनली आफ्टर द एलपी हैव बीन मेड होल। मतलब एलपी को अपना कैपिटल भी मिल गया, प्रेफर्ड रिटर्न भी मिल गई, उसके बाद जीपी को इंश्योर करने के लिए उसका कैरिड इंटरेस्ट भी उसको मिले, और लेकिन बाद में ही मिले, ये इसलिए डाला गया। Assume fund profit is 50 crore, LP invested 100 crore, total is 150, preferred return is 8%, so 8 crore will be our preferred return, carried interest 20%। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल कैसे होगा, सबसे पहले इन्वेस्टर को उनका 100 करोड़ वापस मिल जाएगा, प्रेफर्ड रिटर्न एलपी को इन्वेस्टर को 8 करोड़ रुपीस मिल जाएगा। कैचअप क्या होगा, जीपी गेट 100% ऑफ नेक्स्ट प्रॉफिट अंटिल दे रिसीव 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 50 करोड़ रुपीस, इसमें से दे कितने चुके हैं 8 करोड़ रुपीस। ठीक है
तो अभी 50 करोड़ का 20% कितना हुआ, 10 करोड़ रुपीस। जीपी को 20% अब हमने एज्यूम कर लिया कि हमने दे दिया है, तो अभी कितना बचा है, 32 करोड़ रुपीस। 32 करोड़ स्प्लिट होगा बिटवीन जीपी एंड एलपी। तो जितना भी, एक तो ये 10 करोड़ और ये 6.4 ये मिलेगा जीपी को, और एलपी को कितना मिलेगा 25.6, और ये 8 करोड़ रुपीस। अगर क्या होगा जब कैचअप ही नहीं होगा, तो अगर देयर इज नो कैचअप, जीपी डजंट गेट अ चंक ऑफ प्रॉफिट आफ्टर हर्डल। इंस्टेड द प्रॉफिट आर split only after all the conditions meet, like this 100 करोड़ ऑफ कैपिटल रिटर्न हो गया, प्रेफर्ड रिटर्न 8 करोड़ दे दिया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 42 करोड़ रुपीस। जीपी को कितना मिला 8.4, यहाँ कितना मिला था 16.4। तो लॉस होता है जीपी के लिए अगर कैचअप क्लॉज नहीं हो। तो कैचअप बोनस तभी मिलेगा जब कैचअप होगा उसके अंदर। Catch-up is a provision in the waterfall where after the LP receive their capital and preferred return, GP receive 100% of their next profit until they reach the catch-up to their agreed percentage of interest. Usually that is 20%. If there is no catch-up, the remaining profit are split directly in the agreed ratio, that is 80-20, and the GP does not receive the catch-up profit. That will be the loss for GP. Okay. So that is all from my side. I hope ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने भी लोग आज अभी पास हुए रिसेंटली, उन तक ये पहुंचनी चाहिए ताकि उनको एक नई फील्ड पता चले जहाँ पे वो जा सकते हैं।